हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी आगे की 6 प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे की 6 प्रॉपर्टीज का मतलब आप समझे। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया उस वीडियो को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जिसमें हमने शुरुआत की 6 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था, और इस वीडियो में हम आगे की 6 प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ठीक है, तो उस वीडियो को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं हमारी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं सेवंथ नंबर की प्रॉपर्टी। ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो सेवंथ नंबर की प्रॉपर्टीज में यहां पर सेवंथ नंबर पे सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले यहां पे इसका फॉर्मूला होता है, जिसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। अब ये एन क्या है? ठीक है, तो एन इज इक्वल्स टू होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। मैं यहां पर सारे के लिए नहीं बताऊंगा, आपको खुद फाइंड करने होंगे। ठीक है, मैं यहां पर कितने के लिए बताऊंगा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं 3 से 4 के लिए बताऊंगा, आप इसके आगे खुद से ट्राई करिए और कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, उस चीज को। तो सबसे पहले मैं देखता हूं किसके लिए, एस सी के लिए, यानी कि स्कैंडियम के लिए। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, और जब आप इसका किस तरीके से, इस तरीके से जब आप इसको शेल्स में बनाते हैं, देखिए। ठीक है, ये क्या है 3D, और ये क्या है 4s। तो जब इसको आप इस तरीके से बनाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 फिल होते हैं और यहाँ पर 1 होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको ये सबसे पहले समझना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसके लिए इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालें, म्यू इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालें तो क्या होगा, देखिए। म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो म्यूजिकल्स टू √3, अंडर √3 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम दूसरे के लिए देखते हैं, किसके लिए, टी आता है, टी आई सॉरी, टाइटेनियम। तो इसमें क्या आप देख सकते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पहले मैं इसको बना लेता हूं, ये देखिए, ये फुलफिल 1 2। तो यहां पे क्या होगा कि आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4। तो यहां पर क्या होगा, 8 आ जाएगा अंडर रूट में, और इसका अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, 2 अंडर रूट 2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इसका क्या होता है, 2 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे के आगे के भी बता देता हूं। शक्ति वक्र V, तो इसमें क्या होता है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, तो 3 होते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसको रफ कर देते हैं, देख सकते हैं आप, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3। ठीक है, 3 प्लस 2 अंडर रूट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। ठीक है, तो अंडर रूट 15। ठीक है, तो इसका अंडर रूट 15 आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करें। अब यहां पर 4th नंबर का बताता हूं, क्रोमियम का। ठीक है, तो ये केस थोड़ा सा क्या है कि टफ है, मतलब इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें हमें क्या करना है कि आपको लग रहा होगा कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यही आपको गलती करने से बचना है। यहां पर कितने होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इस तरीके से हम बनाते हैं, किसका, क्रोमियम का। ठीक है, तो जब इस तरीके से बनाते तो आप देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 है। आप यहाँ पे 4 मत भरना, यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 6, और 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 4 जा कितना होता है, 48। ठीक है, अब 48 का जो होता है, सॉरी रूट 48 होगा। तो रूट 48 का अगर आप फाइंड करेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, आप इसका एलसीएम कर लीजिए। बिल्कुल 48 देखिए, 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा, 24। 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा, 12। 2 से डिवाइड होगा कितना होगा, 6। ठीक है, कितने बार में हो रहा है, 3, और 2 से डिवाइड होगा तो 3। मतलब कि आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इस तरीके से आप सभी के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को निकाल सकते हैं। इसके आगे के जो भी है सीरीज में, वो आप उसकी कोशिश कीजिए, और कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट में जरूर बताना इन सब चीजों को, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम फाइंड कर सकते हैं, किसके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करके रख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज, ये सब चीजें, तो इससे आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे किसके, आगे मैंने आपको जैसा बताया कि अब इसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है,
इतना बड़ा भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कलर्स को फॉर्म करते हैं। कलर्स को क्यों फॉर्म करते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, इसका मतलब कि इनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो उसमें से एक प्रॉपर्टीज कौन सी, कलर आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के कारण इनके ऊपर क्या हो जाता है, चार्जेस आ सकते हैं। आपने देखा है Cu+, Cu2+, तो ये क्या करते हैं, इनमें से कुछ कंपाउंड्स कलर को फॉर्म करते हैं। तो वही क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं एनर्जी लेवल का, उसके बेसिस पे समझाता हूं बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फील हो सकते हैं, ये तो आपको पता है। देखिए इस तरीके से, जैसा मैंने आपको ये बना लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई, इस वाले को बोलते हैं वाई जेड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जेड एक्स, और ये क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं 5 हमारे क्या शेल्स। इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। बट इसके अंदर भी जो डी ऑर्बिटल है, इसमें भी क्या होते हैं कि कुछ ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी लेवल के होते हैं, कुछ ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल के होते हैं। और यहीं पे सारा खेल है हमारे कलर आयन का। देखिए इस वाले में क्या होता है कि 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 होते हैं। और यहां पे कौन सा होता है, 2 हायर एनर्जी, इसको हम कहते हैं हायर एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। और ये लोअर एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल। तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको डी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसके ये ऑर्बिटल्स होते हैं हायर एनर्जी लेवल के, और ये होता है लोअर एनर्जी लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम भी है, देखिए डबली डी जनरेट, ठीक है। इसका नाम होता है डबली डी जनरेट, और इसका नाम होता है ट्रिपली, ठीक है, डी जनरेट। तो इस तरीके से इनके नाम होते हैं। अब क्या होता है कि सबसे ज्यादा समझने वाली चीज यहां पर क्या है, तो यहां पर मैं सपोज करता हूं आपको n=3, मतलब कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं बात यहां पर, ठीक है। तो जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, यहां पर फिल करते हैं, देखिए इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये पहले तो लोअर में जाते हैं, तो आपको पता है। अब क्या होगा कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने इसने इस वाले जो ऑर्बिटल ने कहीं से बाहर से एनर्जी हमने इसको दी, या फिर इसने कहीं से एनर्जी ली, तो क्या होगा कि ये लोअर से हायर की तरफ बढ़ेगा। और जब लोअर से हायर की तरफ ये एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन इसे ही कहते हैं जब क्या होता है कि एक लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से क्या होता है कि हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में क्या होता है, कैसे देखिए कैसे होता है, ये सबसे पहले बाहर से एनर्जी लेता है, तो उसके पास एनर्जी आती है, और फिर उसी एनर्जी से वो क्या करता है कि लोअर से हायर की ओर बढ़ता है, और जब लोअर से हायर की ओर बढ़ता है तो एनर्जी को रिलीज करते हो जाता है एक रेडिएशन के फॉर्म में। तो वो जो वही रेडिएशन होती है, वही एक कलर की तरह हमें दिखाई देता है, और कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस यही चीज है। और इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं T2G, और इसको कहते हैं EG। तो यहाँ पे कुछ नाम है, डबली जनरेट, डी जनरेट, ट्रिपलेट डी जनरेट और डीडी ट्रांजिशन, यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, कलर आयन को फॉर्म क्यों करता है। अब इसके बाद क्या है कि एक टेबल में आपको बताऊंगा, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी इस समय, मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन पे, वो आपको पूरा पेज दिख रहा होगा। उस पेज में आप एक चीज देख रहे होंगे कि SC लिखा हुआ है, स्कैंडियम 3+ लिखा हुआ है, स्कैंडियम 3+ लिखा हुआ है, उसके बाद स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम 4+ है, टाइटेनियम 3+ है। तो उसके आगे आप देख रहे होंगे कि वहां पे क्या लिखा होगा कि कलर है, कलरलेस है, कलरलेस है, ठीक है। उसके बाद टाइटेनियम 3+ पर्पल है, वेनेडियम 4+ ब्लू है, और वेनेडियम 3+ ग्रीन है, और क्या क्रोमियम 3+ जो है वॉयलेट है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कलर्स को फॉर्म करते हैं जब वो क्या होता है उसके अंदर ट्रांजिशन होते हैं। तो यही इसमें क्या है कि हमारा फॉर्मेशन कलर आयन का होता है। अब हम बढ़ते हैं यहां पर आगे, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लीजिए, रख लीजिए, या फिर इसको लिख सकते हैं, अपने नोट्स को उससे प्रिपेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपको ये चीजें समझ में आई और आप आगे भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं और ऐसे ही हमारे चैनल से आगे जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इसके बाद हम 3rd नंबर पे देखते हैं क्या, या फिर कह सकते हैं 8th नंबर का, कैटेलिटिक नेचर।
तो कैटेलिटिक नेचर आपको पता है कि कैटेलिस्ट ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो कि करता है कि रिएक्शन के साथ क्या करता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में लाता है या फिर उसकी रेट को बढ़ाता है और फिर उसको एंड में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसी को हम कैटेलिस्ट कहते हैं। तो जो यहाँ पर क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इजीली वे में किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसकी रिएक्शन को पूरा करते हैं और बाद में हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बस कैटेलिस्ट का यही काम है, कैटेलिक नेचर बहुत अच्छे से ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। तो इसी चीज को मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं थ्योरी में। आप स्क्रीन पे एक पेज आ रहा होगा, उस पेज का आप क्या कीजिए कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही उस पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर नोट्स भी कह सकते हैं, मेरे नोट्स की मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे कौन से नंबर पे, कैटेलिक नेचर के बाद यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं, आपने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा है द सॉलिड स्टेट में कि यहाँ पर एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, वो आपने पढ़ा था। तो क्या होता है कि इसी तरीके से इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब कि जैसे कि आयरन, तो यहाँ पे पता है कि आयरन क्या होता है, जैसे Fe3+ है, इसने कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe3C। ठीक, मतलब कि ये भी एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड का एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, ये कुछ जो यहाँ पर कंपाउंड्स हैं, मतलब कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं, उनकी इंटरस्टिशियल साइड पे घुस जाते हैं, मतलब कि जैसे कि आप सपोज कीजिए कि ये सपोज करते हैं कि हमारा आयरन का ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे लोहे का ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कहां पर, यहां पर खाली स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल साइड में यहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है आपका क्या, कार्बन यहाँ पे फिक्स हो जाता है, कहीं हाइड्रोजन फिक्स हो जाता है। इस तरीके से इसकी इंटरस्टिशियल साइड पे घुस के और क्या करते हैं कि इस तरीके के कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं, देखिए इसको जो मैंने आपको बताया, इसी चीज को अगर आपको नोट्स के फॉर्म में, तो मैंने आपको स्क्रीन पे देखिए एक पेज दिखाया है, तो उस पेज को देख लीजिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिए। देखते हैं हम इसके बाद हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो बहुत ही इजी है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि इसके बाद आप पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं किसका, देखिए FeCN6⁻⁴। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इसकी हेल्प से कैसे बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। तो जब हमारा कोई भी, आप देख रहे हैं Fe जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, जब कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट लीगेंट, ये क्या है, लीगेंट है, Cn क्या है, लीगेंट, ये आपको अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि लीगेंट क्या कहलाता है, ठीक है। तो लीगेंट जो है और Fe जो है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, आपको पता है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल मतलब पिछली बहुत सारी चीजों में, वीडियोस, अभी पिछली बहुत सारे टॉपिक में बता चुका हूं। जैसे इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करे हुए हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा पार्शियली फिल्ड, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके और लीगेंट रिएक्ट करके हमारा कंपाउंड बना लेता है, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यही है, और नोट्स की टेंशन मत कीजिए, नोट्स में आपको यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूं, तो आप उसको नोट्स को देख लीजिए, साइड में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद आगे बढ़ने के लिए हमें हमारा आखिरी टॉपिक इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद इसका सबसे आखिरी टॉपिक है एलॉय फॉर्मेशन। ये भी बहुत इजी, आप इसके बारे में तो लिख सकते हैं क्योंकि इसके बारे में तो आप हर एवरी ईयर पढ़ते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय को फॉर्म करते हैं, ठीक है। एलॉय को फॉर्म क्यों करते हैं, सभी का रीजन एक ही है, क्योंकि ये पार्शियली डी ऑर्बिटल फिल होता है इसमें, ठीक है। रीजन सभी का आप लिख देंगे ना, कोई सा भी टॉपिक लिखें इसके बारे में, आप उसमें एक रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, कभी भी काटेगा नहीं, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि सभी का रीजन वही है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ही जो होते हैं पार्शियली फिल्ड होते हैं। ये आई होप आपको सेकंड लेक्चर भी समझ में आएगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस वीडियो को आप जाके देखिए, ताकि वो पूरा आपका जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की।
सॉरी चैप्टर नंबर 8 की। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई है, और समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अब मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। मेक इजी लर्न इजी।